गुड डे गाइस, अकस्टम्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, ये सीरीज़ सीबीएसई क्लास 11 अकाउंटेंसी के लिए स्टार्ट की गई है, जिसका पर्पस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना, आपके रिवीजन में हेल्प करना और आपके डाउट्स को क्लियर करना है। ये डिज़ाइन कोर्स फुल प्रूफ क्लासेस के साथ नहीं चलेगा, जिसमें मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ। वो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। ये हालांकि आपको आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। जब आप क्वेश्चंस करने बैठेंगे और आप किसी एंट्री में अगर अटक जाते हैं, तो ये मेरी वीडियोस आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। कल हमने बेसिक डेफिनेशन समझी थी ये, और आपको मैंने डिफरेंट एक बेसिक डेफिनेशन और एक एक सोर्स के साथ कोट करने के लिए आपको एक डेफिनेशन भी बताई थी। आपको मैंने इसके मतलब समझाए थे कि अकाउंटेंसी है क्या, अकाउंटिंग को हम किस तरीके से करते हैं, क्या इसका पूरा एक सिस्टमेटिक वे होता है। आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे ट्रांजैक्शंस वगैरह समझाई थी बहुत अच्छे से। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ देखें, आपको एक वो अलग ही क्लैरिटी देगी कॉन्सेप्ट की। आज हम लोग एक थ्योरी का एक छोटा सा पोर्शन रह गया था, जिसे डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं, उसको कवर करेंगे। और कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में, जो आपको जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो उस क्वेश्चन के दौरान कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनको देखते ही आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि इसकी ट्रीटमेंट मुझे कैसे करनी है या इसकी एंट्री मुझे कैसे करनी है। तो उन चीज़ों को करने के लिए आपको उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को समझना, पहचानना और उनकी ट्रीटमेंट करना आना चाहिए। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बेसिक टर्म समझाती हुई चलूँगी। हालांकि जब हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन में आएंगे, उसके कॉन्सेप्ट जब मैं आपको रिवाइज करवाऊँगी, तो उस वक्त भी मैं आपको ये टर्म सारी बताती रहूँगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है। दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं एक्चुअली अकाउंटिंग एंट्रीज के, जिसमें एक होती है डबल एंट्री बुक कीपिंग और एक होती है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो करते हैं, जैसे कि आप लोग अपनी द बुक्स में भी देखते होंगे कि डबल एंट्री बुक कीपिंग लिखा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। डबल एंट्री क्या होती है? जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि जो आप एंट्री कर रहे हो वो दो जगह हो रही है। डबल मतलब आप रिपीट नहीं कर रहे हो एंट्री को, लेकिन उसके जो असर होंगे ना वो दो जगह होते हैं हमेशा से ही जब आप अकाउंटिंग की एंट्रीज करते हो। तो उन दोनों असर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है सारे बन सकें, अच्छे से बन सकें, और आपके पास एक सोर्स हो जिससे आप अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को क्लेरिफाई करते चले, आप मैच करते चले। डबल एंट्री में आप लोग क्या करते हैं, ये कोई एक ट्रांजैक्शन के जो दो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो दो असर होते हैं, उन दोनों को रिकॉग्नाइज करते हैं हम लोग और उन दोनों को ही रिकॉर्ड करते हैं। सपोज दैट आई परचेज दैट पेन येस्टरडे। ये पेन की ट्रांजैक्शन हुई है, इस पेन को खरीदने की ट्रांजैक्शन एक हुई है, जिसको मैं एक मॉनेटरी टर्म्स में यूनिट कर सकती हूँ। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट क्या होंगे? फर्स्ट, ये पेन मेरे पास आया, तो एक जो दो चीज़ हम इसमें ध्यान में रख के काम करते हैं, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। ओके, तो कम्स इन क्या हुआ, एक एस्पेक्ट क्या हुआ इसका कि क्या आया। जो आया वो है मेरा पेन, और जो गया वो है पैसा, वो है मनी। भले ही मैंने उसको पेटीएम से पे किया हो या फिर कैश दिया हो, बट क्या गया, वो गया पैसा, द लीगल टेंडर मनी वी से। हमारे हाथ से करेंसी गई है या फिर पैसा गया पर्टिकुलर। तो इसके दो इफेक्ट ये हो गए कि एक जगह हम इसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, मेरे पेन्स की जो मैंने अलग से एक बुक मेंटेन कर रखी होगी या फिर एक एंट्री करने के लिए एक अकाउंट बना रखा होगा, एक एस्पेक्ट उसमें जाएगा कि मेरे पास पेन आया है। और एक एस्पेक्ट में कहाँ रिकॉर्ड करूंगी, एक एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करूंगी कैश अकाउंट में या फिर मेरी कैश बुक में, जहाँ पर मैं ये दिखाऊंगी कि मेरे पास से पैसा गया। तो जो भी एक ट्रांजैक्शन होगी
उसका एक आने का असर भी होगा और एक जाने का असर भी होगा। ओके, तो ये होती है हमारी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इसको हम लोग कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि जब आप दोनों एस्पेक्ट्स को जब रिकॉर्ड करते हुए चलते हो तो आपके लिए ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, जहाँ पर आप सारी ट्रांजेक्शन्स को बैलेंस कर सकते हैं। आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपनी कैश बुक को मैच करते करते सारी सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हुए चलना है। हर आपके पास एक डबल वेरिफिकेशन या फिर डबल चेक करने के लिए सोर्सेज होते हैं कि आपने अपने पेन अकाउंट को भी सेम अमाउंट के साथ डेबिट किया होगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। ओके, तो फॉर दिस पर्पज वी फॉलो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही बुक फॉलो होती है या फिर एक ही अकाउंट बनाया जाता है। ज़्यादातर उसमें फॉलो होता है कैश अकाउंट, कि मैं सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन कर रही हूँ। ओके, जस्ट सपोज आप पेटीएम यूज़ करते हैं आजकल, हम लोग सब ये ई वॉलेट एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं सारे के सारे। तो उसमें अगर आपकी सिर्फ पेमेंट की जहाँ आप हिस्ट्री जाते हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, उसमें आप जब जाके चेक करें तो सिर्फ उसमें यही लिखा हो कि इतना अमाउंट गया, इतना अमाउंट गया, इतना अमाउंट गया, इतना अमाउंट गया। उसने सिर्फ ये एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया कि आपके हाथ से कैश गया या फिर आपके बैंक में से या फिर आपके वॉलेट में से ये अमाउंट डिडक्ट हुई है। अगर वो आपको ये ना बताए कि आपने किसको पे किया, तो आपको ये मेंटेन रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि मैंने किसको कितना पे किया। ठीक है, तो जब आपको सिर्फ आपकी कैश की ट्रांजैक्शन दिखाई दे कि इतना पैसा गया, किसको गया, दिस डजंट मैटर इन सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, बट सिर्फ उसमें सिर्फ ये मैटर करता है कि आपका इतना ये अमाउंट आज के दिन गया, ये अमाउंट कल गया, ये अमाउंट परसों गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या फॉलो होती है, जब आप पेटीएम को अपने ट्रांजैक्शन को खोल के देखते हैं तो एक पर्टिकुलर आईडी के सामने लिखा होता है कि इतनी अमाउंट हमने इसको पे करी है। जैसे सपोज आपने आप कहीं डोमिनोज पे गए हैं तो आपने ऑनलाइन पेमेंट करी है। अब आपको पता है कि आपने जो आपने अपना जो पिज़्ज़ा वगैरह जो भी खरीदा फॉर 500 रुपीज़ यू बॉट पिज़्ज़ा, तो यू पेड 500 रुपीज़ टू डोमिनोज। अगर डोमिनोज और रुपीज़ दोनों लिख कर आ रहा है, दैट इज़ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। लेकिन अगर सिर्फ 500 रुपीज़ लिख कर आ रहा है कि आपने 500 रुपये दिए, यू डोंट नो कि आपने किसको दिए, तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। और इससे टैली करने में ना, एंड में जब आप अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आई होप आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम अब ये इस चीज़ से क्लियर हुआ हो। अब हम आते हैं अपने आज के मेन ऑब्जेक्टिव पे, जो थी आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से इंट्रोड्यूस कराना। उसमें सबसे पहली जो वो होगी टर्म है, वो है एंटिटी। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी वो होती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। मैं यहाँ पर आपके और मेरे बारे में बात नहीं कर रही, हम सिर्फ एक ज़रिया होते हैं, हम एक मीडियम होते हैं जो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जैसे अभी कोरोना के टाइम पे वैक्सीन का बहुत ज़्यादा हाल ही में स्टार्ट हुआ है। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, बहुत बड़ी ड्राइव स्टार्ट की है वैक्सीनेशन की। तो उसमें जो वैक्सीन्स यूज़ हो रही हैं वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की यूज़ हो रही हैं, जो ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाई गई हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से वैक्सीन इंडिया में बन रही हैं। ओके, जो पूना वाला ग्रुप्स है उसका हमारे से कोई मैटर नहीं है, वो सिर्फ एक मीडियम है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को या फिर इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, करवा रहे हैं। लेकिन जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने दिया है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट यूनाइटेड किंगडम ने दिया है, ब्रिटेन ने दिया है, जो डिफरेंट कंट्रीज ने दिया है, वो सीरम इंस्टीट्यूट को दिया है। तो डिफरेंट आइडेंटिटी और एक इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी बन के जो निकल कर आती है, जिसके नाम से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए जाते हैं, वो एंटिटी होती है। जैसे हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज सुनते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री अलग से एक वो होती है
एंटिटी होती है। जब आप हाल ही में न्यूज़पेपर्स में इनकी बैलेंस शीट और फाइनल अकाउंट्स आते हैं, जैसे अभी रिसेंट वीक्स में मैंने टाटा की देखी थी, तो जो जैसे रिलायंस इंडस्ट्री के अगर फाइनल अकाउंट्स कहीं पब्लिश होते हैं तो वो ये नहीं बताएंगे कि मुकेश अंबानी के अकाउंट्स हैं। मुकेश अंबानी के अकाउंट्स उनके घर पे होंगे। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री के अकाउंट से ही आपकी बैलेंस शीट छप कर आएगी, क्योंकि वही एक नाम है जिसके नाम पे ये सारे इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं। ओके, ट्रांजैक्शंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। अब उसको दोबारा से रिपीट करना वेस्ट ऑफ टाइम होगा, तो आप प्लीज़ लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। थर्ड चीज़ हम लोग फॉलो करेंगे वो है एसेट्स। ये चीज़ आप अपने अकाउंट्स में पूरे प्रैक्टिकल पोर्शन में बहुत बार देखेंगे। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेस। ओके, इकोनॉमिक रिसोर्सेस जो कि एंटिटी द्वारा ओन्ड किए जाते हैं। ओके, विच मीन्स मुकेश अंबानी के घर का फर्नीचर रिलायंस इंडस्ट्री के घर फर्नीचर नहीं होगा। रिलायंस इंडस्ट्री का अपना फर्नीचर होगा जो मुकेश अंबानी यूज़ नहीं करते होंगे। वो सिर्फ बिजनेस पर्पस या मीटिंग हेल्ड करने के लिए ही यूज़ होता होगा, वो अपने घर नहीं लेके जाते उसे। ओके, और इसका जो काम होता है वो फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए होता है। जैसे सपोज मैंने ये टेबल खरीदा, तो ये सिर्फ एक डेडिकेटेडली मैंने आपको पढ़ाने के लिए ये टेबल खरीदी है, इसका मैं अपने पर्सनल उसमें यूज़ नहीं करती, तो ये या कस्टम क्लासेस की टेबल हो चुकी है। अब इसको मैं अपने पर्सनल उसके लिए यूज़ नहीं करती, तो दिस इज़ ओन्ड बाय कस्टम क्लासेस। और इसका बेनिफिट क्या है कि इसके मीडियम से मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, मेरा जो डेली ऑपरेशन है आपको पढ़ाने का वो मैं कर पा रही हूँ। तो ठीक है, वी इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए हमको हेल्प करती है। आप एसेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होती है नॉन करंट एसेट्स। इसके लिए मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। नॉन करंट एसेट्स, ये एसेट्स वो होती हैं जो कि आप मोर देन 1 ईयर के लिए परचेज करते हैं। जैसे दिस टेबल, और मैंने आप बुक ली है या फिर लैपटॉप, जो भी मेरी एक्सेसरीज़ हैं आपको पढ़ाने के लिए, ये मैं हर साल तो चेंज करूँगी नहीं। मैंने इनको ये सोच के अपने काम में यूज़ किया है ताकि ये मोर देन 1 ईयर के लिए मेरे को बेनिफिट दें। तो व्हेन यू होल्ड सच काइंड ऑफ थिंग्स फॉर मोर देन 1 ईयर, दे बिकम योर नॉन करेंट एसेट्स। ओके, नॉन करेंट एसेट्स में फर्दर कैटेगरीज होती हैं जिसको आप फिक्स्ड एसेट्स कह सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग टू सी इट। ओके, जिसमें डेफर्ड टैक्स एसेट्स आते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट्स ये होते हैं जिस अकाउंटिंग पीरियड में जो अकर होते हैं उसमें ना पे करके उनका बेनिफिट बाद में होता है। जैसे एक मैं एक्सपेंस बता देती हूँ, एडवर्टाइजमेंट। सपोज मैं एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करती हूँ, मैंने बहुत पेमेंट करी, लेकिन उसका जो बेनिफिट होगा ना वो मुझे आगे जाके पता चलेगा। तो दे आर डेफर्ड एक्सपेंसेस जो आज हो गए हैं, लेकिन उनका बेनिफिट जो होगा वो बाद में जाके पता चलेगा। ओके, तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस। ये वो लोन्स एंड एडवांसेस हैं जो आपने दिए हैं किसी और को। ओके, अगर आपने किसी को पैसा दे दिया इंटरेस्ट पे, तो वो लोन्स एंड एडवांसेस होंगे जो आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स में आते हैं। अगर उनका पे बैक पीरियड जो है वो मोर देन 1 ईयर का है। ओके, एंड अदर नॉन करेंट एसेट्स। ओके, फिर आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट इज करंट एसेट्स।
करंट एसेट्स होते हैं जो आपके ऑपरेशन साइकिल के विदिन ही आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाते हैं, आप उनको लिक्विडेट कर देते हैं, आप उनको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे करंट इन्वेंट्रीज होती हैं, जैसे ये स्टॉक हो गया, और छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हो जो विद इन 6-7 मंथ्स ही मैच्योर होके आपको इंटरेस्ट दे के चले जाएं पूरे के पूरे, और प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका वापस आ जाए। तो जो भी आपके एसेट्स होते हैं वो अगर लेस देन 1 ईयर के का नेचर रखते हैं तो वो आपके नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स में आ जाते हैं। इनके एग्जाम्पल आई एम लैकिंग समथिंग, इनके एग्जाम्पल्स होते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, जो आपकी मेच्योरिटी पीरियड रखती हैं लेस देन 1 ईयर। करंट एसेट्स जहाँ पर भी आएंगे उसका मतलब ये होता है जो आपके ऑपरेशनल साइकिल में या फिर उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर ही आपको लिक्विडेट करने पड़ते हैं। ओके, इन्वेंट्रीज होती हैं। अब जैसे किसी का कुछ सामान बेचने का काम होता है, जैसे कि सपोज जैसे हमने लास्ट क्लास में पेपर का एग्जाम्पल लिया था, तो जिनका पेपर बेचने का काम है वो अपने स्टॉक में हमेशा थोड़े बहुत पेपर रखते हैं, तो वो इन्वेंट्रीज कहते हैं, इनको आप स्टॉक भी कहते हैं। और ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं जिसको आप अपना सामान क्रेडिट पे बेचते हैं, मतलब उधार पे अगर आपसे कोई कुछ सामान खरीद के गया है तो उसका पैसा वापस बाद में आएगा, कि वो आएगा, ठीक है, तो उसे ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जैसे कुछ इक्विटी शेयर्स वगैरह में अपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो आप साथ के साथ उनको कभी भी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और अदर करंट एसेट्स, इसमें आप शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस भी दे देते हैं, जैसे कि आपने कोई ऐसा लोन किसी को दे रखा है जो विद इन 1 ईयर आपको पे बैक हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे वापस, तो उसको हम करंट एसेट्स कहते हैं। इसी में कैटेगरी आती है फिक्टिशियस एसेट्स की। वो एक डिफरेंट थिंग है जिसको हम लोग ना तो, वैसे उसमें कोई नेचर नहीं होता करंट एसेट्स का, लेकिन हम उसे एसेट्स ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस या लॉस है जो इस साल ही हमें इनकर हुआ है, लेकिन उसको हमें पे जो करना है वो बाद में करना है। जैसे सपोज आपने कोई किसी से पैसा उधार लिया 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये लिए थे जो आपको देने हैं, लेकिन आपने एक साथ 1000 रुपीज़ ना देके हर महीने 10 रुपीज़ देना स्टार्ट किया, तो आपने जो 10 रुपये दिए वो आपका एक्सपेंस हो गया, लेकिन जो बाकी का 990 रुपीज़ हो गए वो आपके डेफर्ड टैक्स एसेट में चले गए, क्योंकि वो एक्सपेंस और लॉस आपको इसी अकाउंटिंग पीरियड में होना था, लेकिन वो अब नहीं हो रहा, वो आप अगले महीने पे करेंगे, वो अगले महीने की बुक्स में जाके स्टोर होगा, तो उसको हम लोग डेफर्ड एसेट्स कहते हैं या फिर फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। ये आपके अगर जस्ट इन केस आपको बाद में ऐसी कोई ट्रीटमेंट मिल जाती है जिसका आपको एक्सपेंस बहुत बड़ा एक्सपेंस था जिसको आपने डिफरेंट पीरियड्स के लिए डिवाइड कर दिया है, जबकि वो आपको पे अभी करना था, लेकिन आपने उसको डिफरेंट ईयर्स में या फिर डिफरेंट टाइप पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है, तो उसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। सो व्हाट इज द टर्म? फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारी, आई विल यूज द डिफरेंट कलर। नेक्स्ट टर्म है हमारी लाइबिलिटीज। अब एसेट्स तो हमारे रिसोर्सेज हुआ करते थे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हुआ करते थे जो हमें हमारे रोज के ऑपरेशंस में और बिजनेस को फ्रूटफुल बनाने के लिए हेल्प करते थे। लाइबिलिटीज वो चीज़ होती हैं जो आपको पे करनी होती है, पे बैक, मतलब आपने किसी से ले रखी है, अब आपको उसको पे करना होता है। तो लाइबिलिटीज भी 2 तरीके की होती हैं। एक तो होती है आपकी करंट लाइबिलिटीज।
अब करंट लाइबिलिटीज से आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये विद इन 1 ईयर मुझे पे बैक करनी है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, जो कि मुझे मोर देन 1 ईयर के लिए के अंदर अंदर आपको उसको पे करना होता है। ठीक है, लाइबिलिटीज अब करंट लाइबिलिटीज हो गई, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, आपने शॉर्ट टर्म्स लोन्स ले रखे हैं किसी उसमें गुड ट्रेड पेबल्स, जैसे हमने उसमें डेटर्स पढ़े थे या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स पढ़े थे, ऐसे ही हमारे लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स होते हैं जैसे जिनको आपको पैसे देने होते हैं क्योंकि आपने क्रेडिट में सामान परचेज किया है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जितनी भी होती हैं वो हमारी करंट लाइबिलिटीज में आ जाती हैं। सेम एज अब लॉन्ग टर्म्स हो गई जिसका पेबल पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है, वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाती हैं। जैसे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो गई, अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए कि आपने प्रोविजन बना रखा है कि इस कि अगर कुछ कंटिजेंसी हो गई बाद में मुझे पे करना पड़ जाएगा उस चीज़ के लिए, तो यू पे फॉर you have to pay back that amount within more than 1 year, so it become your non current liability. Next term will be capital. Capital is the amount invested by the owner, proprietor, shareholders, पार्टनर्स, एनीथिंग, ओनर्स और ओनर। अब ये कैश में भी हो सकते हैं और एसेट्स में भी हो सकते हैं। जब बिजनेस स्टार्ट होता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ एक अमाउंट ऑफ मनी होती है जो हमें बिजनेस में लगानी पड़ती है। तो जैसे अब कस्टम क्लासेस स्टार्ट करने के लिए से मैंने 5,000 रुपीज़ दिए, कस्टम क्लासेस को दिए, तो मैंने, क्योंकि मैं ओनर हो गई इसकी, तो मैंने इसको पे किया, तो ये कस्टम क्लासेस का कैपिटल बन गया जो कस्टम क्लासेस के लिए लाइबिलिटी रहेगी, क्योंकि ये पैसा उसको कस्टम क्लासेस ने नहीं कमाया, उसको किसी और ने दिया। भले ही मैं उसकी ओनर हूँ, लेकिन क्योंकि मैं डिफरेंट एंटिटी हो गई हूँ, कस्टम क्लासेस से अब मैं अलग हो चुकी हूँ, इस वजह से ये हमेशा लाइबिलिटी रहती है, इसलिए ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो करी जाती है। ओके, और अगर सपोज जैसे कि ये क्योंकि ये कैश एंड एसेट के फॉर्म में होती है, सपोज मैंने ये फर्नीचर, मैंने 4 टेबल चेयर खरीद के इसमें इन्वेस्ट कर दिए कस्टम क्लासेस में, तो ये उसका कैपिटल बन गया। लेकिन बाद में अगर ओनर द्वारा अगर वो वापस से निकाली जाती हैं, उनको अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है, तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। ओके, तो इससे एक टर्म निकल कर आती है ड्रॉइंग्स। तो इससे क्या होगा, जितनी ड्राइंग्स होंगी उतने ही अमाउंट से कैपिटल जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो उसका भी असर डुअल ही जाएगा। जैसे सपोज अगर मैंने कैश विड्रॉ किया है तो वो कैश से विड्रॉ करा जाएगा कि इतना कैश जो होगा वो कैपिटल में से विड्रॉन हो चुका है। एसेट्स अगर मैंने ले लिया है तो वो पर्टिकुलर एसेट का अकाउंट में वो उसको हमें कम करके दिखाना पड़ेगा कि ये ड्रॉन बाय द ओनर। तो इसका भी डुअल इफेक्ट हमेशा आएगा ही आएगा। नेक्स्ट term will be सेल्स होती हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि रीसेल पर्पस के लिए ही होती हैं। जैसे अब मैं काम करना स्टार्ट कर दूं कि मेरा पेन पेन के बॉक्सेस जो होते हैं 10 पीसेस के, वो बेचने का काम है। तो मैं पेन बंच में पेन सेल करती हूँ। तो जो मेरे गुड्स हो गए वो हो गए मेरे पेन्स। तो उनको बेच के जो टोटल रेवेन्यू होता है या टोटल इनकम जो मैंने कमाया, जो उसकी सेल्स प्रोसीडिंग होंगी जितने में वो बिक गई, तो टोटल रेवेन्यू मतलब इनकम, कितना आपने कमाया, नॉट प्रॉफिट। वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि वो सारी इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, तो उनको डिफरेंट उसमें समझाने से आपको शायद कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी। अभी कुछ 1-2 टर्म्स और रहती हैं, उनको करके इस वीडियो को आज खत्म करते हैं। तो टोटल रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
तो जो टोटल रेवेन्यू अर्न होगा उसको आप हमेशा सेल्स के नाम से सेल्स के नाम से ही शो करेंगे अपनी अकाउंटिंग बुक्स में। अगर जस्ट इन केस आपने किसी को कोई सामान बेचा, जैसे वंस आई बॉट हेडसेट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, तो उनकी सेल्स हुई, तो वो हेडसेट की उनकी सेल्स हुई, लेकिन वो डिफेक्टिव हुआ तो मुझे वापस करना पड़ा, तो वो जो मैंने वापस किया वो फ्लिपकार्ट के लिए सेल्स रिटर्न हो गई। ओके, जिसको हम लोग सेल्स इनवर्ड कहते हैं, सॉरी रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, सॉरी रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। तो नेट सेल्स हमारी फिर निकल के आती हैं टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो जब भी आप नेट सेल्स कहीं यूज करेंगे तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि उसमें कहीं सेल्स रिटर्न तो मुझे माइनस नहीं करनी। वो मैं आपको प्रैक्टिकल पोर्शन में भी दोबारा बताऊंगी, डोंट वरी, अभी मैं आपको सिर्फ इस टर्म से फैमिलराइज कर रही हूँ। ओके, परचेजेस क्या होते हैं? जो आप गुड्स एंड सर्विसेज या गुड्स, पर्टिकुलरली गुड्स रीसेल पर्पस के लिए किसी और से परचेज कर रहे हैं। जैसे कि अब मैं पैकेट ले लूँ, बल्क में मैं पैकेट ले आई, 10-12 पैकेट ले आई इसके खरीद के, और फिर मैंने डिफरेंट उनको बेच दिया, निकाल के 5-5, 10-10 रुपए के मैंने पेन्स बेचने स्टार्ट कर दिए। तो वो जो गुड्स मैंने खरीदे हैं पेन्स, वो सिर्फ रीसेल पर्पस के लिए खरीदे हैं। दैट कैन बी फिनिश्ड प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल, इट कैन बी एनीथिंग। रॉ मटेरियल भी हो सकता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर आपने उनको रीसेल पर्पस के लिए परचेज किया है, ओके, गुड्स बॉट, खरीदे गए फॉर रीसेल पर्पस, तो उनको हम कहते हैं परचेजेस। अब जैसे कि अब ये कैश में भी हो सकती हैं, ये क्रेडिट में भी हो सकती हैं। अब जैसे कि मैंने सेल्स रिटर्न का आपको समझाया, तो जस्ट इन केस आपने कुछ खरीदा और क्योंकि आपको वो वापस करना पड़ रहा है, उसमें कुछ डिफेक्ट वगैरह आ गया, तो उसे कहते हैं हम लोग परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को कहते हैं हम लोग रिटर्न आउटवर्ड। ओके, तो नेट परचेजेस हो जाएंगी हमारी टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ओके, तो आज के लिए इस कॉन्सेप्ट्स को यहीं हम लोग रोकते हैं। कल मैं आपको कुछ और इंटर रिलेटेड टर्म्स के बारे में समझाऊंगी, ताकि मैं आपको एक जगह उनको क्लब करके समझा सकूं। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, डाउट्स हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपका कोई फीडबैक है, कोई डिमांड है, तो वो भी मुझे बताइएगा। इसको अब हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।